लास्ट क्या लिखते हैं? नेक्स्ट रीड। ब्रिटिश शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जनजातीय इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह इम्पोर्टेंट ट्राइबल्स रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। नीचे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों शब्दावली लिख लीजिएगा। रिवॉल्ट मतलब होता है विद्रोह, दोनों लिखेंगे इंग्लिश में मीडियम। रिवॉल्ट विद्रोह। तो क्या हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जितने हिस्ट्री में शब्दावली आते हैं, जितने वोकैब्स आएंगे वो आप हिंदी वाले को इंग्लिश याद हो जाएगा, इंग्लिश वाले को हिंदी। रिवॉल्ट मतलब विद्रोह, ठीक है। लीडर मतलब नेता, लीडर नेता। सप्रेस लिखना SUPPRE सप्रेस। इसका मतलब होता है दमन करना या दबाना, दमन करना या दबाना। रिवॉल्ट विद्रोह, लीडर नेता, सप्रेस दबाना। जो नया है उसके लिए 2 मिनट 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। टॉपिक चल क्या रहे आपका सुनना कुछ आपका ठीक है। कहाँ से आया? जो भी नया आप भी मैम 2 मिनट देख लीजिए चल क्या रहा है। जनरल स्टडीज में एक टॉपिक है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा जाएगा प्राचीन इतिहास से, यहाँ से यहाँ तक का मेडिवल हिस्ट्री या उसके बाद का मॉडर्न हिस्ट्री। ये सिर्फ एक सुविधा की दृष्टि से, ठीक है, हमारे कंफर्ट के लिए हम उसको बांट देते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। तो शुरुआत में मालूम होगा कि यहाँ भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे, ठीक है। भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म था। तो ये हिंदू धर्म शुरू से लोगों को हिंदू धर्म बोला जाता है। थोड़ा सा आवाज खराब है, थोड़ा खराब है। हिंदू धर्म शुरू से हिंदू धर्म के नाम से जानते थे, क्या बताइए? ये धर्म हिंदू नहीं था एक्चुअल में। हिंदू शब्द तो आज से 1000 साल पहले आया, 1000-2000 साल पहले। शुरुआत में ये जो धर्म फॉलो करते हैं वो सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था, ठीक है। धर्म सनातन था। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, ठीक है। सनातन शाश्वत या जो हमेशा रहने वाला है, नेवर एंडिंग, जिसका कोई आदि नहीं है, ना बिगनिंग है ना एंड है, ठीक है। ना आदि है ना अंत है, ठीक है। उसको बोला जाता है शाश्वत या फिर सनातन धर्म। ये मानसरोवर झील है तिब्बत में। यहाँ से एक नदी बहती है सिंधु, जो इंडिया और आज के पाकिस्तान में, कल का तो इंडिया ही था, पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था। सिंधु नदी बहती है। तो ये था सिंधु नदी, इसको इंग्लिश में बोला जाता था इंडस। जो ग्रीक लोग आए, सिकंदर और जहाँ से ग्रीक एरिया है, तो इसको उन लोग स को ह प्रोनाउंस करते हैं, स को ह। तो सिंधु को हिंदू बोलने लगे, तो जो सिंध को हिंदू बोलने लगे, तो लास्ट में ये फिर अरब भी आया, तो वो हिंद से हिंदुस्तान हो गया। और सिंधु के इस पार रहने वाले क्या कहना, इस पर जो लोग थे वो सिंधु से हिंदू हो गया। तो जो सनातन धर्म को फॉलो करने थे उन लोग फिर हिंदू कहना लगे, ठीक है। तो हिंदू वर्ष शुरू से नहीं था, हम लोग जो धर्म है वो सनातन धर्म है, ठीक है। हिंदू शब्द बाद में, ठीक है। तो अब जब तक हिंदू धर्म था, हिंदू के बौद्ध है, जैन धर्म है, तो वहाँ के पीरियड को हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही फिर 570 में पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म लेके आया, फिर वो इस्लाम धर्म अलग अरब देशों से कहाँ आया, सिंध के इस पर आया। मोहम्मद बिन कासिम हम लोग पढ़े मेडिवल हिस्ट्री में 712 में आक्रमण करते सिंध प्रांत में। तो यहाँ से जब आक्रमण हो गया अरबों का, तब इस्लाम धर्म भारत में आना चालू होता है। तब जाके वो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम लोग उस पीरियड को पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में ये अगर मैं छोटा सा इंडिया बनाऊँ,
ये इंडिया है, इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, ये सब कंट्रीज आते हैं। ठीक है, ये अरब देश हैं, सऊदी अरब, यूएई बोलते हैं। ठीक है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। ठीक है, तो शुरुआत में करीब 1300-1400 ईस्वी के बीच ये पूरा समुद्रों से घिरा है। तो ये वाला रास्ता किसी को नहीं मालूम था। ठीक है, केवल एक ही रास्ता मालूम था भारत पहुंचने का, वो था ये स्थलीय मार्ग, लैंड रूट। ठीक है, तो सिर्फ लैंड रूट ही नोन था। क्लियर हुआ कि यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य, पूरे सेंट्रल एशिया में ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया। तो वो क्या किया, पूरे व्यापार पे, भारत से अलग अलग जगह व्यापार होता था, तो पूरे व्यापार पे मोनोपोली क्रिएट कर लिया। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं ही बिजनेस करूँगा। आपको कुछ सामान चाहिए इंडिया से, आपके जो यात्री है वो इंडिया नहीं जाएंगे, आपके व्यापारी इंडिया नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, आप ठीक है हमसे खरीदिए। ठीक है, हम सामान लाएंगे। और तो इससे होने क्या लगा, यहाँ के जो जस्ट कॉन्टिनेंट के ऊपर एक यूरोप कंट्रीज रहती है, जितने भी फुटबॉल प्लेयर देखोगे, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, ये यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं। और उसके ऊपर आता है आपका इंग्लैंड, ब्रिटिश। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इन लोगों को चीज़ें बहुत महंगी पड़ने लगी। ठीक है, और खास करके जो ठंड प्रदेश में रहते थे, ये लोग चटपटी चीज़ बहुत खाते थे, मसाले का उपयोग बहुत करते थे। ठीक है, और मसाला केरला वगैरह साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे, गुड्स थे, जो जिनका व्यापार भारत से लेकर यूरोप कंट्रीज तक होता था। अब जब ये ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया और इन लोगों ने मोनोपोली क्रिएट कर लिया और जाने नहीं दिया यहाँ से, उनको एक एक चीज़ बहुत महंगा पड़ता था, 500-500 गुना पड़ता था। 1 रुपये का सामान 500 रुपये पड़ जाता था। तो वहाँ पे जरूरत महसूस हुई किसकी, कि भारत पहुँचने की, एक नए मार्ग की खोज करने की। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इस्लाम धर्म देखे थे। अब अंग्रेज, जो मॉडर्न हिस्ट्री जब कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से अंग्रेज आना चालू होता है। तो यहाँ से इधर सब दूसरे जगह खोजने के लिए निकलते थे, पूरा का पूरा समुद्र है, यहाँ से कभी कोई उनको लैंड ही नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन बीच में जब इंडिया का नाम बहुत फेमस हुआ, इंडिया को भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, और वहाँ से इतने सारे व्यापार होते थे, तो जो पुर्तगाल के, इटली के, स्पेन के, मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, उनके राजाओं ने जो जहाज चलाते थे, ठीक है, नाविक जो थे, उनको तैयार किया। बोला कि पैसा मैं दूंगा, पैसा मैं खर्च करूँगा, आप बस जहाज पकड़ के निकलिए, क्योंकि इतने दूर दूर जाना मतलब अपनी लाइफ को रिस्क में डालना था, कोई बच के वापस ही नहीं आता था। अब देखना ग्लोब में, यहाँ से जाओगे पूरा सिर्फ पानी मिलेगा, सीधा वो एंटार्क्टिक ऊपर जाओगे, आर्टिक बस यही ओशन मिलेगा। ठीक है, वो एंटार्क्टिका वगैरह जो जहाँ पूरा बर्फ जमे रहता है, तो कोई वापस ही नहीं आता था। कहीं ना कहीं बीच में से तूफान तो मार जाते थे, कोई जाता नहीं। लेकिन पुर्तगाल, इटली, स्पेन, ये सब के राजाओं ने बोला पैसा हम दे रहे हैं, जहाज की फंडिंग हम कर रहे हैं, खाने पीने का सामान हम देंगे, बस आप जहाज जाइए और निकलिए, जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। इसी क्रम में क्या हुआ, एक रोजर ड्रैग नाम का समुद्री लुटेरा था, पायरेट्स। ठीक है, समुद्री लुटेरा, पायरेट्स, वो भारत का सामान यहाँ पे आया हुआ था। इसको केप टाउन बोलते हैं, साउथ अफ्रीका के क्षेत्र है केप टाउन। केप मतलब जहाँ जिसका मुंह ऐसा रहता है। ठीक है, केप टाउन, केप इस प्रकार का आकृति रहता है। ठीक है, इसलिए इंडिया के में भी नीचे जो ये आकृति है, इसको केप कोमरिन बोला जाता है। तो यहाँ पे इंडियन व्यापारी लोग आए हुए थे अपने जहाज में। इसकी मुलाकात किससे हो जाती है, रोजर ड्रैग से। रोजर ड्रैग क्या रहता है, समुद्री लुटेरा रहता है, उसके जहाज को लूट लेता है। अब जहाज लूट लेता है तो उसमें कई सारे मसाले मिलते हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका व्यापार केवल भारत करता था। ठीक है, जहाँ जो सामान सिर्फ और सिर्फ भारत में बनता था। तो रोजर ड्रैग वो सब सामान को लेके उन लोग का सब, और ऊपर से उन लोग की जो इंडियन है, अगर गोरे भी रहते हैं इंडियन, तो वो ब्रिटिश इंडियन से एकदम अलग दिखाई देंगे। आपका गोरापन और उनका गोरापन एकदम अलग है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज में वो जो काले व्यक्ति हैं और हमारे यहाँ के काले व्यक्ति, थोड़ा सा कलर में बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, और हमारे यहाँ थोड़े सांवले टाइप के लोग पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर उधर नहीं मिलते, या तो गोरे या तो काले, सांवले वाला कंसेप्ट वहाँ नहीं रहता। तो देखिए कि ये तो अलग ही दुनिया के लोग लग रहे हैं। तो सबका सर काट के ले गया, कौन, रोजर ड्रैग। वो याद नहीं करना है, सिर्फ आपको कहानी बता रहा हूँ समझाने की। सर काट के ले गया, गए पुर्तगाल में, इटली में, स्पेन में, कि ये सब चीज़ें हाथ लगी। तो जब खोल के देखा गया तो यार ये सारे प्रोडक्ट्स तो इंडिया से आते हैं, ये सारे सामान तो इंडिया से बोला जाता है कि सिर्फ इंडिया ही इसको बेचता है। तो होना होंगे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से कहाँ होंगे, इंडिया के होंगे। ठीक है, इंडिया के होंगे। तो अब ये जिज्ञासा उत्पन्न की नहीं आती, ये शायद कहीं ना कहीं यहाँ समुद्र तक आए होंगे, तो समुद्री मार्ग भी होगा कहीं ना कहीं, भारत तक पहुँचने का कोई समुद्री मार्ग भी होगा। तब फिर राजाओं ने फिर से फंडिंग की, कई लोगों को भेजा। उसमें से एक कोलंबस था, जो इंडिया के लोगों को ढूंढते ढूंढते वो अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, इधर ना जाके लेफ्ट साइड निकल गया, तो वहाँ पे एक अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है। तो वहाँ अमेरिका पहुंच गया, और उसको मरते दम तक ये नहीं मालूम था कि ये अमेरिका है कि इंडिया है। वो सोचा उसको इंडिया है, क्यों, वहाँ वैसे ही लोग मिले उसको, रेड इंडियन नाम दिया गया, मतलब लाल चमड़ी रहता था, लाल भूरा टाइप का चमड़ी।
ठीक है। बट एक वास्को डी गामा निकला, वास्को डी गामा भी ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे, यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे उसको एक व्यापारी मिले, भारतीय व्यापारी, गुजराती व्यापारी। ये यहाँ से एक मलिंदी करके बंदरगाह है, यहाँ ले गए और यहाँ से एक व्यक्ति उसको केरला के कोचीन वाले इलाके में ले गया, कोचीन कालीकट, ठीक है, ये कैलीकट या कालीकट बोला जाता है, कोचीकोड, ये सब बंदरगाह में ले गए। इस तरीके से वास्को डी गामा पहली बार भारत की सरजमीन पर उतरा। तब उसको मालूम चला अच्छा ये देश भारत है और जो जिस मार्ग से आया है उस मार्ग से भी भारत पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो बोलोगे कि वो रास्ता ज़्यादा लंबा है कि ये रास्ता ज़्यादा लंबा है, समुद्री मार्ग ज़्यादा लंबा था, लेकिन फिर भी उनको सामान कम पड़ता था। क्यों? वहाँ 1-1 रुपये का सामान 500-500 रुपये गुने में बेचते थे, ठीक है। क्यों? और कोई बेचने वाले नहीं है। तो यहाँ उसको जो सामान लेके गया वास्को डी गामा, मसाले वगैरह और जितने भी प्रोडक्ट थे, उसको 200 गुने का फ़ायदा हुआ। सस्ते में ले गया और सस्ते में बेचा, उसके बावजूद 200 गुने में फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से फिर पुर्तगाल के राजा, स्पेन के राजा, इटली के राजा सब लोग भेजते गए कहाँ? भारत में अपने व्यापार करने के लिए व्यापारियों को भेजते गए। 100 साल तक सिर्फ पुर्तगाल को ही मालूम था कि एक भारत जैसा देश है जिसका समुद्री मार्ग का ये एक रास्ता है, ठीक है, समुद्र से भी पहुंचा जा सकता है। कुछ साल बाद इंग्लैंड को भी मालूम चला, ब्रिटिश को भी मालूम चला, इंग्लैंड जैसे यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर यूके, यूनाइटेड किंगडम, उनको मालूम चला, उन्होंने भी भेजा, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भारत में आई। अब बीच बीच में समुद्री लुटेरे पड़ते थे तो अपने साथ सैनिक रखते थे, ठीक है, कंपनी वाले भी सेना रिक्रूट करते थे। जैसे कोई सेलिब्रिटी रहते, पर्सनल बॉडीगार्ड रखते ना, ठीक है, वैसे उन लोग भी पर्सनल अपने सेना रखते थे। अंग्रेजी सेना नहीं रहती थी, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहती। तो समुद्री में लुटेरे रहते थे और वो सामान को ना लूट ले इसलिए अपने साथ सेना रखते थे। अब ये आए, अलग अलग जगह फैक्ट्री स्थापित की, फैक्ट्री मतलब कोठी, ठीक है, व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की ना, इस एरिया में, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सब जगह। फिर यही धीरे धीरे इनको व्यापार करने में दिक्कत आने लगा। क्यों? व्यापार करने से, बिजनेस करने से उनको 100 रुपये कमाई हो रहा है, तो आधे से ज़्यादा पैसा तो राजा ले लेता था। अकबर, जहांगीर, ठीक है, सलीम, ये सब पढ़े हों, तो आधे से ज़्यादा पैसा तो उन्हीं लोग ले लेते थे। तो इन लोगों को लगा कि नहीं यार, ऐसे बिजनेस तो नहीं हो पाएगा, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ अपने दम पे, अपने मेहनत पे, इन लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक प्लेस देना छोटा सा, उसमें लोग 80-90 रुपये चार्ज कर रहे हैं, हमारे लिए 10 रुपये बचे, ऐसा तो नहीं चलेगा। चलो मौके की तलाश करने लगे, मौका मिला 1757 में। कब? मीर जफर और सिराजुद्दौला के टाइम मीर जफर को अपने लोग मिला है। बट ये स्टोरी पहले बता चुका हूँ, कैसे 500 के सैनिकों ने 50,000 के सैनिकों को हरा दिया मीर जफर की धोखाधड़ी से, और बहुत सारे लोगों ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। तो इस क्रम में वहाँ पे धीरे धीरे सबसे पहले बंगाल में कब्जा हुआ, ये प्लासी युद्ध के द्वारा। फिर बक्सर का युद्ध हुआ तो मुगल बादशाह भी आ गया, शाह आलम द्वितीय बड़े थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 2069, 60-67, ठीक है, 80, 92, 99, तो ये सब में इधर दक्षिण का क्षेत्र भी उनके कब्जे में आ गया। फिर और सहायक संधि लागू हुई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ, सब लागू हुआ। उसके चलते धीरे धीरे भारत का काफ़ी कुछ हिस्सा, पूरा हिस्सा नहीं, काफ़ी कुछ हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो मालूम चला अंग्रेज कहाँ पहुँचे। अब यहाँ से इस जो कालक्रम है इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतने से इतना ही मॉडर्न हिस्ट्री, इतना मीडियल हिस्ट्री है। ये ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मीडियल हिस्ट्री कहाँ से पढ़ रहे हैं। अब समझ आया मीडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कई लोग आपका टॉपिक छूट गया, लेकिन ऐसा एक दूसरे में कोई कड़ी नहीं है ना। कि आपको पुराना टॉपिक नहीं समझ आया होगा तो ये नहीं आएगा। अब ये अंग्रेज क्या करने लगे, धीरे धीरे अत्याचार करने लगे। जैसे देखो उस समय क्या होता था, अगर लड़ाई भी हो रहा है या एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण कर रहा है, लेकिन उसकी पैदाइशी यहीं होती थी, ठीक है। तो अपनी भूमि से सबको प्यार रहता है, अपनी भूमि के लोगों से, अपनी भूमि की प्रजा से, ठीक है, वहाँ की जनता से सबको प्यार रहता है। तो लोग ऐसी नीति लाते थे जो सभी के लिए बेनिफिशियल रहती थी, ठीक है। समझ, ऐसी नीति लाती थी, ऐसे पॉलिसी लाते थे जो सभी के लिए बेनिफिशियल रहते थे, मतलब वहाँ की प्रजा जनता को खुश करने के लिए ऐसी पॉलिसी लाते। लेकिन अंग्रेज तो एक व्यापारी के रूप में आए थे, बिजनेसमैन, उनको इंडियन लोगों से क्या लेना देना, वो तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। तो अंग्रेज ऐसे पॉलिसीज लाने लगे, ऐसे धर्म में हस्तक्षेप करने लगे कि वहाँ के जो लोग थे उनमें रोष उत्पन्न होने लगा। उसी का कारण था जब 100 साल लगे 1857 का सिपाही मुटनी, ठीक है, 1857 का विद्रोह भी पढ़े। तो 1857 का विद्रोह तक हम लोग देख चुके थे कल, ठीक है। आज जो टॉपिक चालू है वो जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल जो वर्ड दिखाया है जनजातीय विद्रोह पढ़ रहा है। और पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद पहले सुन लो, उसके बाद ठीक है ना। आज भी देखोगे ना जनजाति बहुत एकदम गांव पिछड़े इलाका में चले जाओ, जनजातीय लोग का अलग रहन सहन है, ठीक है, अलग पहनावा है। जैसे हमारे पास 1-2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ ऐसा खेत रहता है, 10 एकड़ में हम लोग गाँव में उड़ने लग जाते हैं, ठीक है, कितना एकड़ खेत, इतनी प्रॉपर्टी की संपत्ति है। हम लोग के पास 100-100 एकड़, कई एकड़ रहते हैं, कितने अमीर रहते हैं, मतलब
संपत्ति बेहिसाब फिर भी वो एक लुंगी पहन के ही घूमेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं। कितना से कितना दूरी ट्रैवल करना हो पैदल ही करते हैं, ठीक है, चाहे पहाड़ में चढ़ना हो, ऐसी जंगल जाना हो, पैदल ही जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा पैसा है गाड़ी खरीद लेते हैं, उन लोगों का रहन सहन आज भी वैसे ही है जो जंगल में रहते हैं, ऐसा नहीं वहाँ से जो शहरी क्षेत्र में आगे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब हुआ क्या, जब अंग्रेज आए उनको तो अपना राज्य विस्तार करना था, ठीक है, साम्राज्यवादी विस्तार के तहत उन लोग अब धीरे धीरे राज्यों पर कब्जा करते गए। लेकिन ये जो जनजाति है इनका अलग ही कल्चर चलता था, इनकी अलग ही सांस्कृतिक पहचान रहती थी, ठीक है, अलग ही रूप से त्यौहार मनाते थे और अलग ही प्रकार का जीवन शैली इनका था, है ना। और ये लोग सांसारिक दुनिया से एकदम अलग थलग रहते थे, ठीक है, बाहर में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं मालूम, उनका घर सिर्फ और सिर्फ जंगल है, ठीक है, जंगल में रहते थे। और हम लोग तो पेड़ को कुछ नहीं मानते, ठीक है, कभी कभार पीपल बरगद का पेड़ को पूजा कर लिए, वो लोग जंगल को अपना देवता मानते थे, अपना निवास स्थान मानते थे। वहाँ मतलब एक जैसे जनजाति टॉपिक पढ़ेंगे तो देखना कई लोग बताऊँगा उसमें साल मिर्च की भी पूजा करते हैं, उसी को देवता मान लिए पेड़ को, क्यों, पूरा जंगल ही उनका खाने पीने का सामान है, ठीक है, वही उनका निवास स्थल है, तो उन लोग जंगल में रहते थे, उसकी पूजा करते थे। अब धीरे धीरे कभी ये मान के चलिए ये वाला हिस्सा है जो अंग्रेजों के कब्जा में आ गया, ये पूरा जंगली इलाका है, ठीक है, जहाँ जनजाति रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। अब रोड बनाना है, मान के चलिए यहाँ से इधर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये क्या करते थे, बीचों बीच पूरा रोड, अभी भी जंगल को काट के रोड बनाया था ना बीच में, तो पूरा पेड़ों की कटाई कर देते थे, ठीक है। तो उनसे इस बात से कौन नाराज हुए, जनजाति लोग नाराज हुए, ठीक है, पेड़ काट दिए, पेड़ को अपने घर का सदस्य जैसे मानते थे, ठीक है, देवता मानते थे, उनकी कटाई कैसे करने थे वो, ठीक है। और अगर जनजाति लोग ही अगर पेड़ की कटाई कर रहे अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है, लकड़ी काट के बेचते हैं ना, तो एक लिमिट तक कर देते ताकि उनका रहन सहन ना बिगड़े, ठीक है। लेकिन अंग्रेज आए, उनको तो पूरा रोड बनाना है, तो यहाँ जितना भी जमीन है पूरा का पूरा जंगल साफ, ठीक। तो ये कारण था जनजातियों में अंग्रेजों के प्रति घृणा भावना के लिए, ठीक। दूसरा कारण क्या, मैं बता रहा एक झूम कृषि होता है, अलग अलग जगहों पर उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, झूम कृषि, शिफ्टिंग फार्मिंग बोलते हैं, झूम कृषि। ये क्या होता है, एक ही जगह देखना, बहुत दिन से बहुत साल से खेती करोगे तो उसकी जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, वो चले जाती है, ठीक है। तो जनजाति लोग क्या करते थे, एक जगह खेती किए, वहाँ का जैसे ही 2-3 साल 4 साल बाद उसका फर्टिलिटी डाउन हुआ, वो क्या किया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, उसको आग वाग लगा दिए, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, फिर दूसरी जगह खेती किए, फिर शिफ्ट हो गए, ऐसे 5 साल 10 साल 5 साल 10 साल में शिफ्ट होते रहते थे। जब अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ये राज्य आया तो बोले यार ये कौन है इन लोग जो खेती करते हैं, एक जगह जमीन जला देते हैं, फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, कौन है, उसका टैक्स भी नहीं पटाते हैं, ठीक है, कौन है उसके मालिक। तो अंग्रेज गए जबरदस्ती, जब जमींदारी व्यवस्था लागू हुई है ना, तो जमींदारों से जबरदस्ती टैक्स वसूलने चालू किए। तो ये जमींदार लोग जबरन टैक्स वसूलना करते थे, किससे, जनजाति लोग से, ठीक है। अब ये जनजाति से टैक्स वसूलना चालू किए, ऊपर से झूम कृषि पर रोक लगा दिया गया, क्यों भाई, यहाँ का जमीन खुद का तुम्हारा जमीन है क्या, जो कहीं पे जहाँ मन किया वहाँ खेती किए, वहाँ आग लगा दिए, ऐसा नहीं चलेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ऊपर से टैक्स भी जबरदस्ती वसूला जाता था, वो गरीब किसान जो सिर्फ खेती किसानी कर रहा है, उसी को खा रहा है, उसी को पी रहा है, उसके अलावा कोई उसका अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो और कहाँ से वो टैक्स देगा, पैसा देगा, उसे जबरन टैक्स वसूला गया। ये कारण था अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न होने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का एक कारण यही था। तो ये समझ आया कैसे जंगल पे जंगल साफ कर दिया गया, ठीक है, आर्थिक कारण, ये सारे कारण थे जो इसके वजह से जनजाति विद्रोह हुआ, जो लोग टॉपिक पढ़ने वाले ट्राइबल रिवोल्ट। और ये वो जनजाति शब्द, जनजाति को जनजाति ही लिखना, जनजाति शब्द दिया, जनजाति वर्ड केवल भाई ठक्कर बापा, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा। अगर आप लोगों को याद रह जाता तो ठीक है, बाकी किताबों में सिर्फ क्या फैक्ट दे दिया रहता है, जनजाति विद्रोह संथाल इतने में हुआ, 1855 मुंडा विद्रोह इतने में हुआ, लेकिन मैं विद्रोह क्यों हुआ ये समझाने का प्रयास किया। अगर लिखना चाहते तो बाद में 3-4 लाइन छोड़ देना और जितनी चीज़ें बताऊँ, जैसे झूम कृषि है ना, और टैक्स वसूलने जरूरत, बाकी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये स्टोरी मेरे ख्याल से हमेशा सब शायद लोगों को याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जनजातियों में झूम ग्रुप फार्मिंग बोलते हैं उसको,
ग्रुप वाइज मतलब सामूहिक खेती। जैसे हम लोग का अलग अलग खेत रहता है, ये खेत मेरा, ये खेत तुम्हारा। वहाँ ज़्यादातर जनजाति लोग ऐसे नहीं करते, मतलब एक ग्रुप रहते हैं पूरा पर्सन, सबको सब मिल के वहाँ खेती करते हैं और जिस जो उपज होता है सब आपस में बांटते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट विद्रोह है मैं उसको लिखा रहा हूँ, लिखिए फिर याद करवाओ। पहला संथाल विद्रोह। अब विद्रोह को रिवॉल्ट लिख लेना शुरू में, वो क्या बताऊँ। संथाल रिवॉल्ट 1855 से 1856, 1855 से 1856। सब एक में बता रहा। संथाल विद्रोह, संथाल SANTHAL, संथाल, संथाल रिवॉल्ट, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 1856। नीचे लिखेंगे लीडर सिद्धू एवं कानू। सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू वाला सिद्धू, SIDDH सिद्धू, और कानू, सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू। क्षेत्र लिखना, एरिया, कहाँ रिवॉल्ट हुआ, तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। पठार को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट्यू, प्लेट्यू, PLATEA, छोटा नागपुर का पठार। अब मैं एक एक विद्रोह का कारण नहीं बताऊंगा ना, एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैं ओवरऑल आइडिया दे दिया कि जनजाति लोग विद्रोह क्यों किए, ठीक है, क्यों करते थे। अब सिर्फ याद कर रखना एग्जाम में क्या पूछता है, संथाल विद्रोह कब हुआ, डेट पूछेगा, ईयर पूछेगा, ठीक है, कि कौन से क्षेत्र में हुआ। तो जिसका मैं ईयर लिखा रहा हूँ उसका ईयर आपको कंपलसरी याद रखना है, जिसका नहीं लिखा रहा हूँ उसको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या बोले, संथाल विद्रोह 1855 से 56। अब याद कैसे रखोगे, अभी एक विद्रोह 1855 से 56 तो आपको याद आ जाएगा। अभी मेडिकल हिस्ट्री से इतने सारे ईयर पढ़ रहे हो ना, तो उस समय फिर लास्ट में हॉट पॉट हो जाता है, याद नहीं रहता। तो कैसे याद रखोगे, 5, 6, 7 करके याद रखो। 5 मतलब 55 से 6 मतलब 56 से 7 से संथाल। 55, 56 में कौन सा विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह। और याद रहेगा 55, 56, 5, 6, 7, ठीक है, संथाल विद्रोह। किसने किया, तो स से संथाल, स से सिद्धू और कानू। याद रहेगा 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ, किसने किया, सिद्धू एवं कानू ने। कौन सा एरिया बोला, तो छोटा नागपुर का पठार। पठार मतलब सोचते हो कैसे एरिया रहता है, थोड़ा सा जैसे ये हो गया मैदान, प्लेन सरफेस, ठीक है, मैदान। ये हो गया पहाड़, ऐसे बनाते हो, और ये वाला हिस्सा आपका प्लेटू रहता है, इसको बोला पठार। थोड़ा सा ऊपर होता होगा, पहाड़ और मैदान का मिक्सचर। तो छोटा नागपुर पठार अभी झारखंड में, झारखंड का एरिया छोटा नागपुर पठार, ठीक है। आगे लिखना चाहो ब्रैकेट में तो लिख लेना झारखंड से। अब ये कौन थे, तो ये सब जनजाति थे, वहाँ की स्थानीय जनजाति थी, है ना। जो संथाल पढ़ रही है सब के सब जनजाति हैं। आगे जितने भी विद्रोह पढ़ेंगे वो सब जनजाति रहेंगे, और जो उनका क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र में वो निवास करते हैं। तो क्षेत्र को अच्छे से याद करिएगा। ये जब ज्योग्राफी में आप जनजाति एक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे तो उसका वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो संथाल रहते कहाँ, झारखंड में, मतलब छोटा नागपुर के पठार में। तो इन्होंने विद्रोह किया कब, 1855 से 56 में। और कौन थे इसके नेता, सिद्धू और कानू, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ईयर लिखिएगा 1895, 1895 से 1901, 1895 से 1901, 1895 से 1901, 1895 से 1901। और ब्रैकेट में 1899 लिख लीजिए, जस्ट आगे 1899। विद्रोह कब हुआ, तो 2 डेट मिल जाते हैं किसी किसी एग्जाम में, कहीं 95 दे दिया जाता है, कभी 99 दे दिया जाता है। लीडर लिखना बिरसा मुंडा नेता, विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का एयरपोर्ट भी है झारखंड में, झारखंड राज्य में। बिरसा मुंडा लीडर कौन थे, बिरसा मुंडा, बिरसा, BIRSA, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। क्या होगा, छोटा लिखा,
आगे लिखना, दिस रिवॉल्ट वाज आल्सो नोन एज, ये विद्रोह उलुग खनी, दिस रिवॉल्ट वाज आल्सो नोन एज उलुग खनी रिवॉल्ट। ये विद्रोह को उलुग खनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलुग खनी रिवॉल्ट, कभी अब उलुग वर्ड याद रखना, इसमें मतलब 3-4 नाम है उलगुल, ठीक है, अलग अलग उलगुलन, अलग अलग नाम है। एक नाम लिखा दिया, एक आपका मुंडा विद्रोह, और इसी को ही उलुग खनी विद्रोह भी बोला जाता है। और नीचे लिखना, मुंडाओं में सामूहिक खेती की परंपरा थी। मुंडाओं में सामूहिक खेती की परंपरा थी। There was a tradition of group forming in Mundas, या मुंडा ट्राइब, ठीक है। There was a tradition of group forming in Mundas, which was known as खूंट कट्टी। खूंट कट्टी, इससे पहले सामूहिक खेती की परंपरा थी, ठीक है, जिसे खूंट कट्टी कहा जाता है। याद रखना। क्या हुआ, कुछ कर बिरसा मुंडा कोई भी विद्रोह एक दिन में नहीं स्टार्ट होता और एक दिन में खत्म नहीं होता, ठीक है। कोई उसका एक नेता नहीं होता पर्टिकुलर, लेकिन फिर जो फेमस चेहरे हैं जो सामने आ जाते हैं उनका नाम हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे सिद्धू का संथाल विद्रोह में, है ना, बिरसा मुंडा जैसे मुंडा विद्रोह, तो ये एक लीडर भी था। अब ये मुंडा विद्रोह बहुत साल से चले आ रहा था। इसका 2 डेट मिलते हैं, 1899 का 1895, ठीक है। 1895-99 क्या बिरसा मुंडा आया। कहा जाता है ऐसा कि बिरसा मुंडा के मतलब बॉडी में, चेहरे में अलग ही रौनक थी, जैसे शाइन करते ना लाइट पीछे, जैसे बुद्धा का चेहरे, ऐसा बोला होगा। और वो बोलता तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे, ठीक है। तो ये क्या किया, जितने भी मुंडा जनजाति के लोग थे, है ना, उनको क्या किया, इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ उसको भड़काया नहीं कहना चाहिए, मतलब उनके खिलाफ सजग किया, ठीक है। उनका शोषण करते थे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो वो क्या है, उनको सजग किए और ये एक इकट्ठा किए और बोले कि इनको अंग्रेजों के खिलाफ हमको लड़ना है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा 1895 या फिर 99 में एक नेता के रूप में उभरे। ये क्या बोले, ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट था। स्टेटमेंट लिखना, डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल लेना, मुंडा नहीं होगा, नीचे थोड़ा लंबा है, नीचे लिखना। दीपुओं को इंग्लिश में भी दीपुओं लिखना, दीपुओं के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी। वी विल हैव अ बैटल विद दीकूज, ठीक है, वी विल हैव अ बैटल विद दीकूज, और उनकी खून से ये धरती लाल हो जाएगी। एंड दिस अर्थ विल टर्न रेड फ्रॉम देयर ब्लड। दीपुओं के खिलाफ, दीपुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ये धरती लाल हो जाएगी। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, अभी तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन तो जिस दिन ये स्टेटमेंट दिया बिरसा मुंडा, उस दिन से आक्रमण चालू हो गया, ठीक है। तो सभी विद्रोह में ये मुंडा विद्रोह ही ऐसा विद्रोह है जिसमें अंग्रेजों को बहुत मशक्कत करना पड़ा इन लोगों को हराने के लिए। अब माइंड में ये आ रहा होगा कि यार इन लोग मतलब आदिवासी थे, पिछड़े जाति के लोग थे, है ना, जंगल में रहते थे, ये लोग लड़ना भिड़ना कैसे जानते हो। जनजातियों को देखोगे कोई मोटा तगड़ा नहीं रहता, एकदम काम करते, पतले दुबले रहेंगे, स्लेव नहीं रहेंगे। वो सोचेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ ही, अंग्रेजों तो कितना आधुनिक मॉडर्न हथियार यूज़ करते थे, तो इन लोग कैसे लड़ते थे। तो इन लोग जंगल में रहते थे, कोई भी जनजाति, और इन लोग भी शिकार करना जानते थे, ठीक है, तीर बाड़ा का उपयोग करना जानते थे। मेडिवल हिस्ट्री में 1576 में हल्दी घाटी कभी बताया था, महाराणा प्रताप हार जाते हैं, लेकिन चेतक उसको बचा के ले जाता है युद्ध स्थल से, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के पास सेना नहीं बचती,
कौन कौन बचता था मैं बताया था, वो 50 लोगों की एक टीम रखता था हमेशा साथ में, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा रहते थे 50 लोगों की टीम, वही 50 के 50 लोग बचे रहते हैं। उसके अलावा पूरी सेना खत्म हो जाती है। जैसे ही तोप गोला बारूद वहाँ जब चढ़ाया जाता है पहाड़ में, तो गोला बारूद जैसे ही होता है पूरी सेना साफ हो जाती है, किसकी महाराणा प्रताप की, तो ज़्यादा लोग बचते नहीं। फिर भी बाद में मेवाड़ को कब्जा करता है महाराणा प्रताप। इसके मदद से तो भील जनजाति, राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है। तो वो जब जंगल में भाग जाता है महाराणा प्रताप, वो प्रण लेता है कि जब तक मैं वापस अपना राज्य कब्जा नहीं करूँगा, मुगलों से नहीं छुड़ाऊंगा, तब तक मैं जमीन में सोऊंगा, एक राजा जैसे जीवन नहीं जीऊँगा, ठीक है। तो कई बार उनको घास की रोटी भी खाना पड़ा, ये सब सुने होंगे उनकी कहानी, ठीक है। तो वो जब जा रहे थे तो देखा, महाराणा प्रताप देखे कि जैसे वो लोग शिकार करते करते ये आदत हो जाता है मूविंग ऑब्जेक्ट पे निशाना लगाना, ठीक है। तो युद्ध से मूविंग ऑब्जेक्ट पे निशाना लगाना बहुत मुश्किल होता है। स्टील ऑब्जेक्ट में मतलब कोई तीर है वहाँ पे ऐसे मारोगे तो वो निशाना नहीं रख पाता। जाके वहाँ महाराणा प्रताप देखे कि जानवर दौड़ रहे हैं, ठीक है, शेर भालू जो भी दौड़ रहे हैं, उन पे वो तीर साथ देते थे, ठीक है, और सीधा गले के आर पार होता। तो ये देखिए कौन ऐसा है, तो एक जनजाति रहा सिर्फ ऐसी जो पहनते थे जनजाति वेशभूषा में, तो उनको समझ आया। तो इनको उनके माइंड में ये क्लिक किया कि कहीं ना कहीं यार मैं इनको सेना के रूप में तैयार कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उनका भाला फेंकने की कैपेसिटी देखिए, ये लोग भाला भी चलाते थे, ये लोग तीर और भाले में अच्छे थे, ठीक है, तलवार वगैरह चलाने नहीं आता था। तो इन लोगों को सेना के रूप में इकट्ठे किए थे और बाद में ये अंग्रेजों मतलब मुगलों से लड़े थे, ठीक है। तो ऐसे ये जनजाति लोग ऐसा मत सोचना कि इनको लड़ना भिड़ना नहीं आता था, तीर भाला चलाने आते थे, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उनके पास गन है, राइफल है, कितने दिन तक ही टिकेंगे। तो एक उनको एडवांटेज जरूर नहीं जाता था, वो जंगल में रहते थे, जैसे भी नक्सली हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी में थोड़ी ना 4,000 5,000 6,000 लोग होंगे, बट फिर भी उनका अपना क्षेत्र होता है। जंगल में घुसोगे तो समझ नहीं आता नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या है, ठीक है। उनका अपना क्षेत्र रहता है, तो एक बेनिफिट मिलता है। तो ये बेनिफिट किनको मिलता था, जनजाति लोगों को मिलता था। तो कुछ समय तक छका देते थे अंग्रेजों को, लेकिन परमानेंट लास्ट में जीत नहीं पाए। वैसे ही मुंडा ने भी बहुत परेशान किया अंग्रेजों को, लेकिन एक टाइम आया कि बिरसा मुंडा को तो खैर मारे नहीं, क्योंकि मारते तो फिर विद्रोह बड़ा होता, तो उसको झारखंड रांची के जेल में बंद कर दिए थे। तो वहाँ बाद में उनकी मृत्यु वजह से हो जाती, लेकिन विद्रोह को दबाया गया और पूरा वहाँ जितने भी मुंडा थे सबको मार दिया गया, ठीक है। तो ये पढ़े मुंडा विद्रोह 1899 से 95 से 1901, ठीक है। नेक्स्ट लिखना कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, इसका ईयर भी लिखना है, क्षेत्र लिखना छोटा नागपुर का पठार। मुंडा में भी क्षेत्र लिखे थे ना, छोटा नागपुर पठार, मुंडा में भी लिख लेना ना, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र था, छोटा नागपुर का पठार। मुंडा में भी, कोल विद्रोह में भी एरिया क्या है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। इसके लीडर थे, नेता थे कोल के बुद्धू भगत, बुद्धू वाला बुद्धू, भगत सिंह वाला भगत, बुद्धू भगत। इसमें क्या देखना, कोल से कहाँ हुआ था कोल विद्रोह, चुनावपुर पठार में, और उसके नेता कौन थे, बुद्धू भगत, ठीक है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट विद्रोह, खासी विद्रोह, खासी आता है बोला, खासी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक स्टेट है, इसका नाम है मेघालय। ये वाला एरिया मेघालय पड़ता है। अभी तक तो ये देखिए वो क्या था, छोटा नागपुर पठार देखे थे झारखंड में, तो उसमें यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आओगे, यहाँ पे मेघालय है, ठीक है। मेघालय में 3 बड़े बड़े पहाड़ी श्रेणी है, गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 अलग अलग पहाड़ी है, गारो, खासी, जैंतिया। ये बीच वाला जो पहाड़ है उसको बोला जाता है खासी। वो खासी, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ का नाम कैसे बना, तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके नाम से ही, मतलब गारो पहाड़ी में गारो जनजातियाँ रहती होंगी, खासी में खासी जनजातियाँ रहती होंगी, जैंतिया में जैंतिया जनजाति रहेंगी। तो ये खासी जो पढ़ रहे हैं ना, खासी विद्रोह, ये वाला खासी विद्रोह था, ठीक है। खासी विद्रोह क्या लिखेंगे इसमें, गिरत सिंह। क्षेत्र लिखते हैं ना, मेघालय, खासी पहाड़ी, मेघालय, मेघालय खासी पहाड़ी। गिरत सिंह,
तीरथ सिंह, तीरथ सिंह, तीरथ सिंह उसके लीडर थे। इनका ईयर नहीं दिखाना, मतलब इनका ईयर में प्रायोरिटी आपको नहीं देना, पहले प्लेस और नाम याद कर लीजिएगा। क्या स्पेसिफिक आपको कोई साल मिलेगा कि नहीं, बाउंड्री किया इधर उधर घूमने का, तो किसी आर्टिकल में कुछ ईयर दिया रहता था, डेट दिया रहता था किसी आर्टिकल में, कुछ उससे चलते मैं पढ़ना ही छोड़ दिया। और ऑप्शन में भी एक एग्जाम में आया था, वो विलोपित हो गया था क्वेश्चन, तो उसके बहुत सारे आपको सोर्सेज मिल जाएंगे कि ये विद्रोह स्टाइल होगा, ये विद्रोह स्टाइल होगा, तो फिर उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं करके जो स्पेसिफिक डेट जिसका नहीं मिलता उसको मैं स्किप करके याद रखिए, आपको भी मत याद करिएगा, ठीक है। और उसमें तो देखिए खासी है ना। नेक्स्ट विद्रोह लिखिएगा रंपा, रंपा विद्रोह, रंपा क्षेत्र, प्लेस, एरिया लिखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्रा में भी आंध्रा र आता है और र से रंपा। आंध्र प्रदेश में कौन सा विद्रोह हुआ? रंपा, ठीक है। तो रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में। इसके जो लीडर थे वो थे राजू रंपा, राजू रंपा, राजू रंपा। नेक्स्ट रिवोल्ट लिखिएगा, नेक्स्ट विद्रोह लिखिएगा रामोसी, रामोसी ब्रैकेट में लिखिएगा 1822 से 1829, 1822 से 1829, इसका याद करना। 1822 में स्टार्ट हुआ था, तो 1822 का डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखिए? रामोसी विद्रोह 1822 से 1829। इसके जो लीडर थे वो थे चित्तर सिंह, चित्तर सिंह, चित्तर सिंह। इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, कहीं चित्तर मिलेगा, कहीं चित्तू मिलेगा, तो चित्तर सिंह नाम याद रखिए, उसी मतलब उसका शब्द में टिक मार दीजिए, चित्तर सिंह, चित्तर सिंह। अब याद कैसे रखोगे? बहुत सारे विद्रोह हो गए है ना। रंपा को तो याद रह जाएगा राजू रंपा, संताल का शासक, संताल शासक सिद्धू कानू याद करा दिया, ठीक है। कोड और उसको नॉर्मली याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्या, जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं, नाम है, तो मैं उनसे रिलेट कर लेता हूँ। जैसे कोल विद्रोह क्या पढ़े, क्या देते थे उनका, कोल का बुद्धू भगत थे, ठीक है। तो गांव में एक कालिया का व्यक्ति था, एकदम मूर्ख था, तो उसको बुद्धू करके याद कर लिया। ऐसे रिलेट तो आप अपने पर्सन से याद कर सकते हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो याद हो रहा है वो बता देंगे। जैसे आंध्रा का रा से रंपा में हुआ, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। रामोसी का कैसे याद करोगे? राम भगवान जब तीर चलाते थे तो कोई भी राक्षस 2 टुकड़े में बढ़ जाते थे, है ना, 2-2 टुकड़े में, तो 2-2 से याद रखना, 2-2 में विद्रोह हुआ 1822 में, ठीक है। 1822 का डेट याद रखिएगा। राम भगवान जब तीर चलाते थे तो 2 टुकड़े में बढ़ जाते थे, ठीक है। और उनका चितड़ी चितड़ी उड़ जाता था, ठीक है। तीर चला तो चितड़ी चितड़ी, चितड़ी चितड़ी से याद रखना, चित्ते से याद रहेगा, ठीक है। इससे क्या, एक बार अगर ऐसे इसको एसोसिएशन मेथड बोला जाता है ना, पहले बता चुका हूँ, एसोसिएशन मेथड रिलेट करके। इससे आप 1 साल बाद भी देखोगे ना, और राम भगवान और चितड़े चितड़े आपको याद हो जाएगा। जब 4 ऑप्शन देखोगे 1 साल बाद भी रिवाइज नहीं किया होगा, ऑप्शन देख के याद आ जाता है, ठीक है। तो राम भगवान तीर चलाए 2 टुकड़े में बढ़ जाए, तो 2 से 2-2, 1822, ठीक है। रामोसी विद्रोह का एरिया इसका याद नहीं होगा, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह। इसका नेक्स्ट है कुकी, कुकी, KUKI, कुकी विद्रोह, कुकी आंदोलन विद्रोह, कुकी विद्रोह लिखो, कुकी रिवॉल्ट। कहाँ पढ़े थे बताओ? कुकी कौन सा? सिख, तो वो कुका था, ये कुकी है, ठीक है। अब कुकी है मणिपुर में, कुकी जनजाति भी पाई जाती है मणिपुर में, उसको याद रखिएगा, मणिपुर में, उसको लिखो मणिपुर, कुकी, हाँ, KUKI, कुकी, KUKI, कुकी। मणिपुर, मणिपुर भी एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो होता है मणिपुर। क्या बोलते हैं? कुकी, KUKI, कुकी। ऐसे याद रखो कि बहुत सारे जब जनजाति रहते हैं, आप लोग कोई भी जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको क्या चाहिए रहता है? मनी। पैसा को मनी बोल सकते हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए रहता है? मनी।
तो क्यों की से आप याद रखिएगा कुकी, और मणि से याद रखिएगा मणिपुर। अब याद आएगा कुकी आंदोलन कहाँ क्यों करते हो, क्योंकि आपको मणि चाहिए रहता है, तो मणि से मणिपुर। मणिपुर है कहाँ, मैं बता देता हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखिए एक बार, सिर्फ सुन लीजिए, देख लीजिए। जैसे ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ज्योग्राफी में तो डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला जो एरिया है ना, ये ऊपर का बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश, देखना मत, ये बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश। ये जो बीच वाला हिस्सा वो असम आता है, फिर ये आता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये बांग्लादेश से ये तीन तरफ से गिरा हुआ बताया था, तीन से त्रिपुरा, तो ये तीन तरफ से गिरा हुआ तो त्रिपुरा याद रखेगा, ठीक है। और नागमणि सुने होंगे, नागमणि पे कई सारे इच्छा था नाग, तब नागमणि किसी को मिल जाएगा तो मजा आएगा उसको, ठीक है, कुछ भी इच्छा से वो अपना सामान पालेगा। तो नागमणि से याद रखना, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, और नागमणि मिलेगा तो क्या आएगा उसको, मजा आएगा, तो मजा से मिजोरम। तो याद रखो, जो मणिपुर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कहाँ है, ये वाला है, जैसे एकदम कॉर्नर है, इसके उस पर कौन सा देश है, म्यांमार है, इसको पढ़ना नहीं करोगे, याद रखना है, जो रख लो, बाकी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। करेंगे कुकी आंदोलन मणिपुर। नेक्स्ट लिखना, चुआर, और चुआर, चुआर विद्रोह, इसका लोकेशन लिख लेना बंगाल। कुकी का नहीं, उसका लीडर कोई पर्टिकुलर लीडर मिलता नहीं है, तो चुआर, बंगाल। बंगाल मतलब मैं बार बार बताऊँ आपको, बंगाल मतलब आज तो पश्चिम बंगाल मत समझ लेना, ये जैसे ये वाला स्टेट है बंगाल, मतलब ये पश्चिम बंगाल यहाँ पे आता है, तो पश्चिम बंगाल ये वाला एरिया नहीं, उसमें बिहार, झारखंड है ना, और बांग्लादेश, ये सब का सब एरिया पूरा बंगाल का आता था, ठीक है, पूरा पूरा बंगाल को लगा था इसको, तो बाद में अलग हुए। तो जब भी बंगाल बोलो, इतिहास के संदर्भ में अगर हम बंगाल पढ़ें तो बंगाल मतलब झारखंड वगैरह भी एरिया आ जाएगा, ठीक है, बिहार का भी कुछ कुछ एरिया आ जाता है, बांग्लादेश का पूरा एरिया आ जाता है, ठीक है। तो बंगाल इतिहास के संदर्भ में, इतिहास के कंटेक्स्ट में, हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में क्या पूरा बंगाल, ठीक है। ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में फिर वो पश्चिम बंगाल ही रहेगा, जो आज का पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो मणिपुर कहाँ है समझ आ गई, चुआर ले जाती क्या लिखे, बंगाल में। इसके लिए थे जगन्नाथ, जगन्नाथ जो मंदिर सुने वही जगन्नाथ। जगन्नाथ बस जो फेमस ट्राइबल रिवॉल्ट थे वो आपको याद करा दिया, इतना पहले याद करिएगा, जो लगे याद हो गया, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको भी याद करना, तो मैं बाद में निकालूंगा उसको, ठीक है। फिर जहाँ पे भी खत्म हो रहा है वहाँ से 4-5 लाइन 6 लाइन, अगर जितना भी पेज बचा हो उसको छोड़ दीजिएगा, तो ये याद हो जाए। अब कॉपी की तरफ मत देखिए, मैं याद करा रहा हूँ वापस आपको। सबसे पहले क्या बोले, जनजातीय जो शब्द दिए थे उसको क्या ठक्कर बापा एक व्यक्ति के उन्होंने दिया, उनको जनजातियों का मसीहा बोला था ना, आदिवासियों का मसीहा बोला था, मसीहा को मसीहा बोलेंगे, इंग्लिश में भी मसीह बोलेंगे, तो उनको आदिवासियों को मसीहा बोला था, इसको ठक्कर बापा बाद में लिख लेना, लास्ट में किसी पॉइंट लिखना, आदिवासियों को मसीहा बोला था ठक्कर बापा। अब विद्रोह किस लिए हुआ, जनजातियों ने विद्रोह किस लिए किया ये मैं बता दिया आपको, ठीक है। पहला विद्रोह देखे थे संथाल, 5, 6, 7 से देखे थे, तो 5 से 55, 6 से 56, 7 से 57, 55 में 97 विद्रोह हुआ। कौन थे उसके नेता, 7 से संथाल, 7 से सिद्धू और कानू, ठीक है, सिद्धू और कानू। और क्षेत्र क्या देखे थे, छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में, ठीक है। पठार मतलब बता दिया क्या होता है, पठार, पर्वत, पहाड़, मैदान। संथाल के बाद कौन सा देखे थे विद्रोह, मुंडा, मुंडा के नेता कौन थे, एयरपोर्ट भी है झारखंड में, ठीक है। तो वो भी कहाँ था लोकेशन उसका, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार लोकेशन था उसका। इसके नेता कौन थे, बिरसा मुंडा, ठीक है। इस विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, उलुग खनी, ठीक है, उलुग खनी। लोग सामूहिक किसी के करते थे, ठीक है, ग्रुप फार्मिंग हो जाता है, मिलकर खेती करते थे, बहुत सारे जनजाति में होता है, सिर्फ उसमें नहीं, बहुत सारे जनजातियों में मिलकर खेती किया जाता है, उसको बोला जाता है खूंट कट्टी, ठीक है, खूंट कट्टी बोला जाता है। तो
ये खेती क्या नाम से जानी जाती थी? खून कटनी। ठीक है, बिरसा मुंडा आया उन लोगों को उकसाए और अंग्रेजी इंग्रेजों के खिलाफ लड़ाया, लेकिन लास्ट में वो बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिए गए, पकड़ा गए 5 साल बाद, और ये विद्रोह समाप्त हो गया। तो मुंडा विद्रोह, ठीक है, संताल विद्रोह 55 से 56, मुंडा विद्रोह 1995 से 1901। ठीक है, संताल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा, याद रहेगा। दोनों गाँव में छोटा नागपुर में पठार में। ठीक है, उसके बाद कौन से बोले? कोल्ड, कोल्ड से बुद्धू भगत। ठीक है, कोल्ड के नेता बनते बुद्धू भगत। ठीक है, एरिया क्या था? तो ये भी छोटा नागपुर को पठार। छोटा नागपुर पठार देखो, झारखंड कोल से कोयला बहुत सारे वो खनिजों की दृष्टि से है ना, बहुत संपन्न राज्य है झारखंड, छोटा नागपुर पठार खास करके। तो वहाँ से लिखकर जोग्राफी में देख लेंगे। तो बाकी कोल का देखें, छोटा नागपुर पठार नेता कौन थे? बुद्धू भगत। ठीक है, इसके बाद खासी विद्रोह। खासी क्या बताया था? मेघालय में एक 3 पहाड़ी हैं, गारो खासी जनतियाँ, यहाँ बरसात भी बहुत ज़्यादा। खासी पहाड़ी के जनजाति, खासी जनजाति, इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, तो इनका लोकेशन मेघालय। कौन से उसके नेता खासी के? तो तीरथ सिंह है। ठीक है, खासी के नेता कौन से? तीरथ सिंह। उसके बाद नेक्स्ट विद्रोह क्या देखे? रंपा। तो रंपा से उसके नेता कौन थे? राजू रंपा। ये याद रखना समझ। रंपा आंध्र प्रदेश से, रंपा तो रंपा विद्रोह का हुआ आंध्र प्रदेश प्रदेश में आता है। ठीक है, रंपा के बाद देखिए रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह जब राम भगवान तीर चलाते तो 2 टुकड़े मर जाते, तो उसका विद्रोह कब हुआ? 1822 में विद्रोह हुआ। 1822 से 29 चला। ये 2 फेज में चला था, बीच बीच में, और 1825 में भी स्टार्ट हुआ, वो सब नहीं था। ठीक है, 1822 का बट डेट याद रखा। फिर रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? जब तीर चलाते तो खिचड़ी को याद रखना सोचा। ठीक है, रामोसी विद्रोह के नेता चित्तर सिंह। फिर कौन से देखिए? कुकी। हम कोई भी काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको मणि चाहिए, मणि से मणिपुर, तो कुकी आंदोलन मणिपुर की। याद रखना कि कुकी जनजाति मणिपुर में रहती है। मणिपुर का लोकेशन बता दिया आपको कहाँ। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम। और क्या देखें? लास्ट एक चुआर जनजाति, इन बंगाल में रहते हैं, बंगाल की एक जाति है, तो चुआर जनजाति बोला था। इनके नेता कौन थे? जगन्नाथ। ठीक है, बंगाल में उड़ीसा भी आता था उस समय। उड़ीसा में कौन सा? जगन्नाथ के मंदिर है, पूरी जगन्नाथ का, वहाँ से। ठीक है, इतना हुआ। 5 से 10 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, आप पूरा याद करके रखिए, पूछूंगा मैं। ठीक, ये अभी कोल विद्रोह कब हुआ? तीरथ सिंह किसके नेता थे? तीरथ सिंह। कौन थे रामोसी के? रामोसी विद्रोह 1822 1829 में हुआ। ठीक है, कौन थे नेता? चित्तर सिंह। ठीक है, सिद्धू कानू किसके थे? सिद्धू कानू संताल विद्रोह कब से कब तक चला? तो सुनो, 1955 से। ठीक है, 55 से 56 है ना। मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला? याद करना ना भाई, देखो यहाँ आओगे, अपना पेट्रोल, टाइम और पैसा वेस्ट करोगे, मेरा चेक बोलोगे और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ आना है, 10 मिनट दे रहा हूँ तो उसको पढ़ना है, घर जाकर नहीं पढ़ोगे तुम्हारा। ठीक है, यहाँ आना है तो डिसिप्लिन से पढ़ना है। 10 मिनट का समय दिया हूँ। एक आम इंसान भी 10 मिनट में, किसी बच्चे को भी 10 मिनट देने उस समय तुम तो याद कर लेते हैं, बैठ के याद करना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। सोशियो एंड रिलीजियस, सामाजिक एवं धार्मिक को बोलते हैं सोशियो एंड रिलीजियस। समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। रिलीजियस रिफॉर्म्स। नीचे कुछ वोकैब भी लेना। मूवमेंट मतलब आंदोलन, मूवमेंट आंदोलन,
होता है मूवमेंट और एक होता है मोमेंट। मोमेंट मतलब पल, दो पल की जिंदगी से वो जो दो पल वाला है वो मोमेंट है, और ये मोमेंट मतलब होता है आंदोलन। नेक्स्ट है सती प्रथा, सती सिस्टम। प्रथा मतलब सिस्टम हो जाएगा, सती प्रथा सती सिस्टम। मूर्ति पूजा, बताओ क्या बोलते हैं मूर्ति पूजा को? मूर्ति पूजा को आइडिया वर्शिप, ठीक है, मूर्ति पूजा आइडिया वर्शिप। विधवा पुनर्विवाह को लिखना, विडो रीमैरिज, विडो मतलब विधवा, विडो रीमैरिज। दास प्रथा, स्लेव सिस्टम। कोई जैसे मूर्ति पूजा बोला तो इंग्लिश वाले उसको आइडल वर्शिप लिख सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह, पहले विधवा लोग को विवाह करने की अनुमति नहीं। अभी मीडियलिस्ट में बता चुका हूँ कैसे हमारे धर्म में थोड़ी सी बुराइयाँ आना चालू हुई है ना, इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नए लोग सुन लीजिएगा। तो भी जो धर्म के संस्थापक रहते हैं ना, वो जो धर्म बनाते हैं, वो जो धर्म चलाते हैं, ठीक है, उनके जो बातें रहती हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे कुछ सालों बाद क्या है उसमें मॉडिफिकेशन आना चालू हो जाता है। नए नए धर्म गुरु आके उसमें अपना इंटरप्रिटेशन देने लग जाते हैं, कोई राजा आके अपना व्याख्या करने लग जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। तो ऐसे ही कई सारी हिंदू समाज में बुराइयाँ प्रचलित थी, ठीक है, उनमें कई सारी बुराई बोल रहा हूँ। जैसे एक सबसे मेन जो बुराई थी जातिवाद, जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। अब किसी भी धर्म ग्रंथ उठा के देखोगे तो कहीं भी वहाँ ये मेंशन नहीं है कि धर्म जो है, जाति जो है वो जन्म के आधार पर है, ठीक है, ये हमेशा कर्म के आधार पे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कर्म के आधार पे। कहीं को भी देख लो, वेद उठा लो, गीता उठा लो, ठीक है, तो ये जाति सिस्टम। लेकिन चला क्यों ये प्रथा, कुप्रथा में कैसे बदल गई? अब जैसे मान के चलिए मेरे पिताजी बिजली विभाग में, ठीक है, बिजली का काम करते हैं, तो अगर मैं उनको हमेशा काम करते देख रहा हूँ तो मैं भी वही काम सीखूंगा। मेरे पिताजी अगर जैसे ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है, ब्राह्मण रहते हैं, उनको पाठ पूजा करने आता है ना, सारे वेद के वो ज्ञाता रहते हैं, ठीक है, सभी वेद पढ़ते, गीता पढ़ते, उपनिषद पढ़ते, पुराण पढ़ते, तो मैं भी वही सीखता है ना, लेक्चर देते थे। पुजारी हैं तो पूजा करना भी मैं सीख जाता, ठीक है, लोहार है तो लोहार, सुनार है तो सुना बनाना। तो स्वाभाविक सी बात है, जो पिताजी करेंगे वही बेटे करेंगे, लेकिन जरूरी है कि हर केस में रहें, ठीक है, कई अच्छे अच्छे पिताजी हैं, वो सब भी हैं, लेकिन उनके बेटे बदमाश निकल जाते हैं। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रियों का समाज में बहुत अच्छा रेस्पेक्ट था पुराने समय से, ठीक है, तो अब जो पिताजी चाहेगा जो सम्मान मेरे को मिल रहा है वो मेरे बेटे को भी मिले, ठीक है, लेकिन मैं बोला क्या ये बोला कि जो पिताजी करते वही बेटे में भी वही क्वालिटी आ जाता है, क्यों वही काम करते जा रहे हैं, वही बचपन से वही काम देखते रहे। तो ये ऐसा धारणा बन गई कि भाई जन्म से ही ये क्वालिटी खून में बसती है, लेकिन खून में नहीं बसती थी, उसको देख देख के उनके और से इफेक्ट होकर वो भी वही काम सीख जाते थे, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय के बेटे अगर वो नालायक निकल गए तो उनको क्या लगता था, जो सम्मान मान सम्मान उनको मिल रहा है वो हमारे बेटे को भी मिले। तो ये जो सिस्टम था वो अभी से नहीं है, आज से 2000 से 3000 साल पहले नहीं था। महाभारत के युद्ध भी देखोगे तो कर्ण को शूद्र जाति बोल के उनको पार्टिसिपेट नहीं कराया था, कितना उनको अपमानित महसूस होना पड़ा, ठीक है, अपमान किया गया। ये अभी से नहीं, कई सालों से चले आ रहा है, ठीक है। द्रोणाचार्य ने भी उनको शिक्षा देने से मना कर दिया था, वो कहाँ परशुराम के पास गए झूठ बोल के कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ठीक है। तो ये सिस्टम कई सालों से चले आ रहा है। तो ये जाति प्रथा कहीं भी देखोगे, जैसे चौथे अध्याय, गीता के चौथे अध्याय के 13वां श्लोक में बताते हैं कि चार जो मैंने ये कास्ट है उनको किस पे, कर्म के आधार पर बांटा है, गुण के आधार पर बांटा है। वैसे ही आपको ब्राह्मण कौन होते हैं, क्षत्रिय कौन होते हैं, शूद्र कौन होते हैं, वैश्य कौन होते हैं, ये सब का आपको डिटेल मिल जाएगा। पहले बता चुका हूँ, 8वें अध्याय पढ़ोगे आप, 40वां श्लोक पढ़ोगे, इसमें बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्र नाम च परंतप पर कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभोगार गुणे। कर्म के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, उनके गुण के आधार पर मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य को बांटा है। उसके बाद आगे वाले श्लोकों में बताया कि ब्राह्मण मतलब कौन है। अगर आपने ये क्वालिटी है तो आप ब्राह्मण है, ये क्वालिटी तो क्षत्रिय है, ये क्वालिटी है तो शूद्र, ये क्वालिटी है तो वैश्य, ठीक है। उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, उसमें क्वालिटी बता के ये क्वालिटी अगर आपने आप में पढ़ाने की क्षमता है, आप शिक्षित हैं, आपको वेद पुराण का ज्ञान है और आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं तो आप ब्राह्मण बने। जाति से कुछ भी पैदा होगा, आपका हष्ट कुछ शरीर है, आप लोगों की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, आप सैनिक बनने के काबिल हैं तो आप क्षत्रिय हो गए, ठीक है, भले आप किसी भी जाति में पैदा हो गए। आप सेवक हैं, शूद्र हो गए, व्यापार करने में निपुण हैं आप,
तो व्यापारी हो गए, वैश्य हो गए, ठीक है, वैश्य मतलब जो व्यापार करते हैं, ठीक। लेकिन ये बता दिया कि प्रथा कैसे कुप्रथा में बदली, ठीक। ऐसी एक प्रथा है मूर्तिवाद। अच्छा, हिंदू धर्म में भी कई लोग भगवान को एक साकार रूप मानते हैं, एक निराकार रूप मानते हैं, ठीक है। जो वेद पढ़ते हैं, वेद वो बोलते हैं कि भगवान जो है निराकार, मतलब उनका कोई आकार नहीं है। ये कई लोग भगवान को एक आकार का रूप देते हैं, साकार रूप है बोलते हैं, ठीक है। साकार मतलब जैसे कृष्ण है, ह्यूमन फॉर्म में आए थे, राम भगवान ह्यूमन फॉर्म में आए थे, ठीक है। इन लोग ह्यूमन फॉर्म को मानते हैं। और जो तर्क देने वाले तर्क क्या देखते हैं, यजुर्वेद में 40वें अध्याय के 9वें श्लोक, 10वें श्लोक, 11वें श्लोक जो उनका विरोध करते हैं, जैसे ईसाई धर्म और हिंदू का विरोध कर रहा है, हिंदू ईसाई का, इसमें ये सब ईशोपनिषद में और यजुर्वेद में सब मिलेगा। अंधम तमो प्रयशति डैश 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 उपासते सब कुछ है, मतलब वो नरक में जाएंगे जो पंच तत्व को पूजेंगे, मतलब पंच तत्व से बना जो भी चीज है, ये मिट्टी पंच तत्व से शरीर बनता है, इनको जो पूजेगा वो नरक में जाएंगे, ऐसा वह तर्क देते हैं। जो एक दूसरे के विरोध में ज्यादा क्या है ऑन रिकॉर्ड में बोल नहीं सकता किसी भी धर्म के बारे में, तो ये विरोध किया था। तो कई लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं हिंदू धर्म में भी, और कई लोग नहीं मानते। ये बोलते हैं कि कहाँ से यार, भगवान तो एक ही रहेगा। उसमें भी कई लोग अलग प्रकार के भगवान मानते हैं, कोई शंकर भगवान को पूज रहा है, ठीक है। किसी पुराण में शंकर भगवान को क्या माना गया है, सृष्टि का रचयिता क्या माना गया, किसी में विष्णु भगवान को माना गया, नादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण कौन है, विष्णु भगवान है, कृष्ण है, ठीक है। किसी धर्म में ब्रह्म को मान रहे हैं, ब्रह्म भगवान से ये सृष्टि की रचना हुई है, तो अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, ठीक है। तो ये अनेकेश्वरवाद बोलेंगे शायद इसको, अनेक ईश्वर है, कई लोग एकेश्वरवाद में मानते हैं। अब आप ही बताओ, कोई इस्लाम धर्म बोल रहे हैं कि कौन है, अल्लाह है, कोई बोल रहे हैं कि जीसस भगवान है, कोई बोल रहे हैं कि कोई कुछ भगवान है, कोई बुद्ध भगवान है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई कुछ है, ठीक है। तो बताओ, सत्य तो केवल एक ही रह सकता है ना, कोई एक ही सच रहेगा, बाकी तो सब झूठ रहेंगे, ठीक। तो यही कंसेप्ट लेके आया कौन, जो एकेश्वरवाद पे मानते थे। एकेश्वरवाद को बोलते हैं मोनोथिस्ट, जो एक ईश्वर में मानते हैं, ठीक है। तो सत्य केवल एक हो सकता है, ठीक है, अनेक नहीं हो सकते। भगवान भी केवल एक हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते। तो ये विचारधारा जो रखते हैं उनको बोला जाता है मोनोथिस्ट, ठीक है, एकेश्वरवादी। तो अब समाज में क्या हुआ, हिंदू धर्म में, ना केवल हिंदू धर्म में, कई धर्मों में बहुत सारी बुराइयां थी। प्रथा जो तो प्रथा में बदल चुके थे, उसी में मूर्तिवाद आ जाता था, सती प्रथा आ जाता। सती प्रथा का भी पहले बता चुका हूँ, ये इच्छा अनुसार सती प्राप्त करते थे, ठीक है। जो लड़कियां थी, मतलब जो महिलाएं थी, है ना, शादीशुदा महिला थी, उनके पति मर गए तो अब उनको लगा कि उनके अलावा कोई और उनका जीवन नहीं है ना, वही उनको परमेश्वर के रूप में पूछते थे, तो मैं भी जी के क्या करूँगी। तो वो अपनी स्वेच्छा से उनके चिता में बैठ जाती थी कि मैं वो भी नहीं जीना है, ठीक। और मैं बताया जैसे जैसे बाहरी आक्रमण होना चालू किए, तो उनकी गंदी नज़र किस पे, अगर कोई राजा मार दिए या सैनिक मार दिए तो उनकी महिलाओं पर जाती थी। तो अपनी इज्जत बनाने के लिए और समाज में एक संदेश देने के लिए वो एक जन सुसाइड कर लिए, ठीक है। सती प्रथा मतलब सुसाइड ही कर लिए, समझ लीजिए, है ना, जाके जौहर कर लिए। लेकिन संदेश क्या जाता था पूरे भारत समाज में या बाहरी देशों में कि अगर आप भारतीय महिला की इज्जत पे हाथ डालोगे तो आपको वो तो मिलेगी नहीं, वो भले अपना जान प्राण त्याग देगी, लेकिन आपके हाथ नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लड़ाई क्या लड़कियों के नाम से हो जाता था। पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी बताया, पद्मावती के को देख के ही वहाँ लड़ाई कर लिया। अकबर के भी कई सेनापति युद्ध जब जीते तो वो भी लड़ाई किसके लड़ने गए थे, महिलाओं के लिए लड़ने गए थे। तो एक समाज में संदेश जाता था तो महिलाएं बचे रहती थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या इसको एक प्रथा का रूप दे दिया गया, नहीं आपके पति मर गए तो आपको चलो चिता में बैठना पड़ेगा, तो जबरदस्ती उनको बैठा देते, ठीक है। तो ये सती प्रथा भी बाद में एक प्रथा थी जो कोई प्रथा बदल गई, क्लियर। विधवा पुनर्विवाह, पुरुष विवाह कर सकते थे, अगर महिला विधवा हो गई तो उनको विवाह करना नहीं दिया जाता। जो बच गए कम से कम जो विधवा रह जाएंगे, है ना, जो सती धारण नहीं किए वो क्या रह जाएंगे, विधवा। तो विधवाओं को भी आपको सफ़ेद साड़ी पहन के घूमना है, कोई साज श्रृंगार नहीं करना है, बाहर घूमना नहीं है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना है, तो उनका जीवन एकदम नीरस हो जाता था। और खास करके पहले ज़माने में इतना युद्ध, अभी तो कुछ युद्ध नहीं होता, पहले ज़माने में कितना युद्ध होता था, उतने युद्ध में कई महिलाएं विधवा हो जाती थी, तो उनको पूरा जीवन उनका नीरस हो जाता था, ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं उनके जीवन में। तो ये विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा नहीं होता था, विधवा विवाह नहीं होता था, वो भी एक बुराइयाँ थी, ठीक है। ये सारी बुराई थी। अब आगे आगे जब जो बुराइयाँ आती जाएंगी उनको मेंशन करते जाएंगे। तो इन सब समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए एक आंदोलन चला जिसको हम बोलते हैं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। तो ऐसे डायरेक्टली कोई आंदोलन नहीं चला, है ना, बट इनडायरेक्ट रूप से अलग अलग व्यक्ति आए, प्रबुद्ध लोग हैं, ठीक है। जैसे उनमें से एक थे राजा राममोहन राय, ठीक है। तो पहला उस टॉपिक के अंदर डालना राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज। जैसे जैसे जिस बुराई की बात होगी तो उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। नेक्स्ट इनमें समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई
राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। आगे पॉइंट लिखना, समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई बंगाल से। रॉय बंगाली ये लोग लिखते हैं ना, राय रॉय, ये बिहारी बंगाली ये सब लोग लिखते हैं, तो कहाँ से हुई? बंगाल से, ठीक है। और समाज सुधार आंदोलन के पहले नेता थे राजा राम मोहन राय, RRR। अब एक बार राजा राम मोहन लिख तो RRR लिख दो, ट्रिपल R, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। सर क्या? पहला पॉइंट क्या लिखा? बंगाल से शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद समाज सुधार के पहले नेता जो उभरे, राजा राम मोहन रॉय। समाज सुधार के पहले नेता कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ये अब इसमें समझने के लिए, मतलब राजा राम मोहन रॉय के पर्सनैलिटी को, उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए एक टेस्ट करके बस एक मूर्ति पूजा, मतलब आइडल वर्शिप, सती प्रथा, सती सिस्टम, जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम के विरोधी थे, उनके अगेंस्ट थे, ठीक है। समर्थक नहीं थे, क्या थे? विरोधी थे। मूर्ति पूजा, सती प्रथा, और क्योंकि एग्जाम में कभी बार 4 ऑप्शन देके पूछ देता है। जैसे मूर्ति पूजा के विरोधी थे राजा राम मोहन राय, लेकिन विवेकानंद की बात करोगे तो उनका मानना था कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में अगर डीप लेवल में क्वेश्चन पूछ दे तो आपको बनना चाहिए कौन से पर्सनैलिटी क्या क्या किस चीज़ को सपोर्ट करते, तो लिख लीजिए मूर्ति पूजा, सती प्रथा और मूर्ति पूजा, सती प्रथा और जाति प्रथा के विरोधी थे। जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम, ऊंची जाति नीची जाति लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पहली किताब, फर्स्ट जो बुक थी इनकी, तोहफत उल मोहद्दीन, तोहफत उल मोहद्दीन, ठीक है। तोहफत उल मोहद्दीन, ब्रैकेट में लिखना, एकेश्वरवादियों को उपहार। इसके बुक मतलब ये तो फारसी हो गया, फारसी शब्द हो गया, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो एकेश्वरवादियों को उपहार। तोहफत, तोहफा मतलब इनाम, गिफ्ट, तोहफत उल मोहद्दीन, मोहद्दीन मतलब जो एक भगवान को पूजते हैं, तोहफत उल मोहद्दीन। एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादी मतलब मोनोथिस्ट, नास्तिक मतलब एथिस्ट बोला जाता है, और जो एक भगवान को मानते हैं उनको मोनोथिस्ट, ठीक। तोहफत उल मोहद्दीन है ना। अब ये किताब कब लिखी, कैसे याद करोगे? जरूरी हर किसी का एक एग्जैक्ट ट्रिक बने, एग्जैक्ट रिलेशन बने, एग्जैक्ट एसोसिएट हो जाए। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, कोई कड़ी भी याद आ जाए ना तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। 1809, 1810, 1811, 1812 ये डेट दिया रहता है, एक कड़ी भी, तो उस कड़ी के रूप में मोहद्दीन को ना से हो रहा है, ना से याद करना 9, 1809, तो क्या 9, 10, 11, 12 देखोगे तो कंफ्यूज होगी। तो मोहद्दीन ना से खत्म हो रहा है, तो ना से 9, 1809 में तोहफत उल मोहद्दीन की किताब लिखी गई, ठीक है। तोहफत उल मोहद्दीन। अब इस तोहफत उल मोहद्दीन में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। मूर्ति किसने विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने। मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप का विरोध किया गया। अब कैसे याद करोगे कि मूर्ति पूजा का विरोध किसने? तो मोहद्दीन से याद रखना, मूर्ति पूजा, मोहद्दीन, तोहफत उल मोहद्दीन में मूर्ति पूजा पे कटाक्ष लिखे गए, उन्होंने क्यों नहीं करना चाहिए ये सब बताया गया, अपने अपने तरफ प्रस्तुत किया, ठीक है। तोहफत उल मोहद्दीन में मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने। तोहफत उल मोहद्दीन, मूर्ति पूजा का विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये नास्तिक नहीं थे, एकेश्वरवादी थे। नास्तिक मतलब एथिस्ट, नास्तिक नहीं थे, एकेश्वरवादी थे। नास्तिक मतलब एथिस्ट होता है, और एकेश्वरवादी मतलब मोनोथिस्ट। नास्तिक नहीं थे, एकेश्वरवादी। अब देखिए, हिंदू धर्म में जितनी बुराइयां प्रचलित थी और हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज थे उनसे ये परेशान हो गए थे, देख के उनको हजम नहीं होता था कोई भी चीज़। तो इनका झुकाव इनके तरफ रहता था, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर। ईसाइयों से प्रेरित थे, लेकिन कभी भी अपने जीवन काल में ईसाई धर्म नहीं अपनाया, ठीक है। तो ये ईसाइयों से प्रभावित थे, ध्यान रखे रहना, ईसाइयों से प्रभावित थे। और पाश्चात्य संस्कृति जो वेस्टर्न कल्चर थी, वेस्टर्न एजुकेशन था, उनसे भी ये ज़्यादा प्रभावित थे। क्यों? अभी तक यहाँ महिलाओं की स्थिति, अभी कुछ नियम कानून आए तो महिलाओं की स्थिति सुधरी, ठीक है। बाकी आप 50 साल पहले देखोगे, 150 साल, तो महिलाओं की स्थिति एकदम दयनीय थी, ठीक है। उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन मैं बताया मैग्ना कार्टा 1215 में, तो अंग्रेजों के ज़माने में, मतलब
इंग्लिश यूरोपियन कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, वहाँ शुरू से ही महिलाओं को बराबर दर्जा दिया जाता है। हर कंट्रीज में नहीं, लेकिन खास करके यूरोपियन कंट्रीज में, यूके में महिलाओं को वहाँ से शुरू से सम्मान मिला। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या राजा राम मोहन राय का झुकाव वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा था, और उनको लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन अगर इंडिया में आएंगे तो इंडिया के लोग सभ्य बनेंगे। कम से कम ये जाति प्रथा और दुनियादारी प्रथा है, जो बुराइयाँ उनसे तोड़ के सोचेंगे। ठीक है, आज भी ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा, वोट बैंक सब मंदिर मस्जिद के नाम पे खेला जाता है, तो वो सब जितना उस पर लड़ते भिड़ते हैं वो सब लो मेंटलिटी के लोग रहते हैं। ठीक है, उनको विकास नहीं देता, डेवलपमेंट नहीं देता। ये चीज़ उनको समझ आती थी कि यार उनको लगता था वेस्टर्न एजुकेशन आएगा तो ये लोग कम से कम सभ्य बनेंगे, शिक्षित बनेंगे। ठीक है, तो बस याद रख लीजिएगा उनका झुकाव किसकी तरफ था, ईसाई की तरफ। बट ईसाई में भी जो बाइबल है, बाइबल लिखा हुआ है ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, उसमें भी देखना कई जगह जब बाइबल पढ़ोगे तो ईसा मसीह ने किसी को छुआ तो वो ठीक हो गया, अगले दिन किसी को देखा ठीक हो गया, इतने दिन बाद वो वापस जीवित हो गए। ठीक है, तो ये तो उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, बुक का नाम लिखिए प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, हिंदी में भी वही है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। सेकंड थर्ड तक मत डालिएगा, उन्होंने तो कई किताब लिखी जो हम लोग इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ रहे हैं। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एक किताब थी, मतलब वो उसमें वो एक प्रकार से बाइबल का अनुवाद था, बाइबल का अंग्रेजी या हिंदी अनुवाद था, हिंदी अनुवाद प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, सर ये क्या था? 1820 1820। लिख देता हूँ प्रीसेप्ट्स, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें क्या किया, अनुवाद तो किए, अब जरूरी नहीं बाइबल में जीसस ने सिर्फ चमत्कार किए, बहुत सारे मॉरल वैल्यूज बताया। ठीक है, हर धर्म में देखना मॉरल वैल्यूज लगभग आपको कॉमन ही मिलेंगे, तो वो मॉरल वैल्यूज को इस किताब में शामिल किए, और जितने भी चमत्कार थे कि इनको छू दिए तो वो ठीक हो गए, है ना, ये बोल दिए वापस पुनर्जन्म ले लिए, तो वो सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है, तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस कुछ नहीं, बाइबल का ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन उसमें उन चीज़ों को स्किप कर दिए जैसे इधर ध्यान तो बता रहा हूँ इधर ध्यान दिया। ठीक है, बट तो उसमें क्या किए, बाइबल में जितने भी चमत्कारिक चीज़ थे जिन्होंने जीसस ने किया था उनको स्किप कर दिया गया। ठीक है, जो भी अलौकिक बातें लग रही उनको स्किप कर दिए, सिर्फ और सिर्फ जो मॉरल वैल्यूज थे उनको यहाँ पे नोट किया। ठीक है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी नाम की एक किताब है, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी कब 1821 में, 1821 में संवाद कौमुदी। अब जैसे ये संवाद कौमुदी, जैसे मुहद्दीन में क्या किए थे, मूर्ति पूजा के विरोध किए थे, उसे संवाद कौमुदी में स से संवाद, स से सती प्रथा, तो संवाद कौमुदी में किसका विरोध किया, सती प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। ये बंगाली में था संवाद कौमुदी। तोहफतुल मौदीन फारसी में था, ये भाषा भी खोल देता कौन से भाषा में था, तोहफतुल मौदीन फारसी में था, संवाद कौमुदी बंगाली में था। ठीक है, संवाद कौमुदी में पूछा जाता सती प्रथा का विरोध किस किताब में किया गया, तो स से संवाद, स से सती। नेक्स्ट है 1822 में, 1822 यहाँ तो 21 था, अब 22 मतलब दो हुआ, तो दो में दो किताब लिखी है, एक अंग्रेजी में लिखी है, इंग्लिश में ब्रह्मनिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल, जैसे क्रॉनिकल मैगजीन सुने होंगे, क्रॉनिकल वैसे ब्रह्मनिकल, ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी में 1822 में। ठीक है, इंग्लिश में था, और फारसी में था मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, सॉरी ये 1822 में दो किताब लिखे, 1822 से याद करा रहा हूँ, दो मतलब 22, तो दो से दो किताब लिखे, एक अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल और एक मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, ये मैगजीन निकाला। ठीक है, किताब नहीं था, मैगजीन था, मिरात उल अखबार और एक ब्रह्मनिकल। इसके आगे का कल देखेंगे, 5-10 मिनट में करंट अफेयर बता रहा हूँ।
पर्शियन लैंग्वेज ब्राह्मणिकल इंग्लिश में पर्शियन सर उसका लैंग्वेज ब्राह्मणिकल का इंग्लिश है और उसका मिरातुल अखबार का फारसी पर्शियन लैंग्वेज। हाँ मैगजीन अखबार वगैरह निकालो उसका ना भाषा पूछ देता तो याद रखिएगा। संवाद के मोदी बंगाली में था है ना, बंगाली हिंदी तेलुगु तमिल ये सब ऑप्शन में दिया रहता है। हिंदी में पाठक समझ ना आज की क्लास में बताया हूँ, कल का याद करना है ना, पिछले का भी आपको याद करते हुए आना है। जब आओ तो पूछूंगा करंट अफेयर की लाइन से पूछ रहा हूँ, याद होगा। मतलब इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन थे? शांतिलाल जैन। तो मैं फोटो ग्रुप में भेजे ना, उसको नोट कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर आपके ग्रुप की और एनटीपीसी में काम आएगा। तो एमडी इंडियन बैंक के कैसे याद करा था? इंडियन बैंक इतना बड़ा संस्था है ना, उसके एमडी सीईओ इतने बड़े पोस्ट पे किसको बैठाएंगे जो शांति से काम निपटा सके? तो शांति से याद रखना, शांतिलाल जैन, ठीक है। साफ चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ था बताओ? माले मालदीव से, ठीक है। और उसका आपको नहीं अटेंड किया, उसका मुख्यालय आप नहीं किया, ढाका बांग्लादेश, ठीक है। कैसे याद करते? साफ किसी चीज़ को साफ रखना है, खाने को साफ रखना है, तो ढकोगे तो ढकने से ढाका बांग्लादेश, ठीक है। नंबियर पीटी उषा के पोस्ट थे पद्मश्री अवार्ड मिला 2021 में। बाकी जो रेलवे एग्जाम पे फोकस कर रहे हो याद रखें, 1985 में उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। जो रेलवे एग्जाम में नहीं है फोकस, ये रेलवे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ रहा पड़ेगा। 2021 में जिनको पद्मश्री मिला उनको पूछते हैं कि पद्म भूषण या पद्म और दूसरा अवार्ड है, जैसे मेरे एग्जाम में पूछा तो 1974 में इनको पद्मश्री किस ईयर में मिला था? तो 1974 में मिला था। 19 साल पहले का कहा जाता है, लेकिन उनको द्रोणाचार्य मिला 1985, ठीक है। उभरते सितारे फंड से उभरते सितारे फंड से कहाँ से लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उभरते सितारे उत्तर प्रदेश किसने लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमण, जो कि कौन से मिनिस्टर है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मिनिस्टर। हैंडलूम प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। सुनील शेट्टी याद है इसको, मैं कैसे याद करें? देखो हैंडलूम मतलब हथकरघा। 2.5 किलो का हाथ वाला कौन डेवलप? सनी देओल, ठीक है। सनी से याद रखना सुनील, ठीक है। सनी देओल नहीं, अब सुनील शेट्टी। तो ऐसे याद रखना हथकरघा, आपको याद रहेगा। क्या बता रहा हूँ, तो जब लास्ट में 1 साल, अभी तो 2-4 दिन का करंट अफेयर पढ़ेगा। जब 1-2 साल का पूरा करंट अफेयर याद रखना है तो कुछ याद नहीं आता, तो वहाँ जाके कंफ्यूज होगे कौन किसने क्या किया। सब नाम सुना पढ़ा लगेगा। इस तरीके से आपको याद करना है ताकि वहाँ कंफ्यूजन ना हो। और क्या देखे थे? हैंडलूम प्रोडक्शन हो गया, सुनील शेट्टी उसके अध्यक्ष थे। बाहर का देखे थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एक बार को होता है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1900, ठीक है, याद। और एक बार का ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, ये उद्योग के टीवी से रिलेटेड है। तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग कौन आएगा? जैसे एक्टर प्रियंका चोपड़ा है, उसका भाई बताया था, ठीक है, नकुल चोपड़ा। उसके बाद सीबीसी के बारे में बात किया था, ठीक है। अभी होम मिनिस्टर कौन है मालूम है? अमित शाह, ठीक है। अब सीबीसी के बारे में बात किया था। अब मैं क्या बताया, जैसे जो करंट अफेयर का मुद्दा रहता है वही कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन में भी पूछ देता है। बताया जैसे गंगा नदी में बाढ़ आ गया है, गंगा नदी में कुछ विवाद है, तो गंगा का उद्गम पूछ देगा, उसकी सहायक नदियाँ पूछ देगा। हमेशा देखना दक्षिण में भी, साउथ इंडिया में कावेरी, कृष्णा, ये सब नदी में विवाद होते ही रहता है 3-4 राज्यों के बाद। क्यों? नदी किसी एक राज्य में तो नहीं बहती, बहते बहते आगे चलती है। कोई डैम बना लिया, कोई ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया, कोई कम पानी यूज़ कर लिया, इसके वजह से विवाद होता रहता है। अब वो विवाद जैसे ही गर्माता है मुद्दा, तो करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है। लेकिन उसको स्टैटिक पोर्शन में कैसे पूछ दिया जाता है कि कावेरी नदी का उद्गम कौन सा बताओ? कावेरी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है। कावेरी ब्रह्मगिरी रेडी करके याद करना, नासिका गोदावरी। तो ऐसे पूछ दिया जाता है। तो हमको लगता है कि ये नॉर्मल जीएस का पार्ट है, लेकिन जीएस नहीं होता, कहीं ना कहीं उनका संबंध किससे होता है? करंट अफेयर से होता है। इसलिए मैं करंट अफेयर बताते जो इसका स्टैटिक पोर्शन है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या बोले सुन रहे? ओरिजिनेशन, ठीक है। किसी नदी का ओरिजिनेशन मतलब वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? उद्गम, जहाँ से वो नदी निकलती है। अब सीबीसी देखे थे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मैं बताया था कैसे जो भ्रष्टाचार होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको देखरेख करने के लिए क्या एक कमीशन बनाया गया जिसको नाम दिया गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। अब इसके कितने मेंबर थे? मैं बताया था सी से क्या रहना? 3, ए को 1 से डिनोट करते, बी को 2 से, सी को 3 से। तो सीबीसी में कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर। अब ये मेंबर के नाम, अभी तो केवल एक मेंबर, तो 3 प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लोकसभा में विपक्ष के नेता, अपोजिशन लीडर, ये याद हो गया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना तो ये कैसा बॉडी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कल आप आर्टिकल को देखा ना, वैसे बहुत सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
जिनका मतलब संविधान में इनका मेंशन नहीं, आप तो पढ़ी होगी, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है जिसका संविधान में मेंशन है, जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार बना है, और जो संविधान के प्रावधानों के परे जो बना है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो सीबीसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हर किसी के अलग अलग मेंबर है, किसी के 3, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 11, तो बहुत कंफ्यूजन आता है। जैसे सीबीसी को मैंने बताया C से 3, अब इसके मेंबर कौन कौन होते हैं वो भी पूछता है पॉलिटी में, इनमें से कौन इसके मेंबर होते हैं। अभी तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा विपक्ष के नेता याद रख लिए, लंबे समय के लिए याद रखना और कंफ्यूजन ना हो तो कैसे इसको बात रहा हूँ। सीबीसी किसके लिए बना? भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए। और किस मंत्री का ये डायलॉग है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? मोदी, नरेंद्र मोदी होते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब पैसे से लड़े। और उनके परम मित्र कौन? अमित शाह, जो कि क्या है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है, और सबसे ज़्यादा यही पैसा खा रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, तो यहाँ से आगे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा से मोदी और अमित शाह दोनों क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक होम मिनिस्टर है। तो पहले कौन होंगे? पीएम और एचएम, इसके मेंबर कौन? पीएम और एचएम। अब बताओ, एक लोकसभा का नेता होता है और एक लोकसभा का विपक्ष का नेता, ठीक है। आमतौर पर लोकसभा का नेता प्राइम मिनिस्टर होता है, अब विपक्ष का नेता कौन? और बताइए, मैं शासन चला रहा हूँ, मैं कुछ योजना लाया, उसके इतने इतने फंड्स खर्चा हुआ, तो मैं तो अपने पार्टी का ही सपोर्ट करूँगा ना, नहीं? मैं तो अपने पार्टी के खिलाफ कोई बोला जाए, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, फॉलो करना पड़ता है, कोई नियम कानून फॉलो करना चाहिए। पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना, पार्टी के पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं बोलना, तो उस पर कौन आवाज़ उठाएगा? ये सेंट्रल में जिसने कमीशन भ्रष्टाचार के विरोध में, तो लोकसभा पक्ष का नेता तो नहीं उठाएगा, सेम पार्टी का तो नहीं उठाएगा। कौन उठाएगा आवाज़? अपोजिशन पार्टी उठाएगा, और वो भी कौन? लोकसभा। तो लोकसभा के विपक्ष का नेता इसका नंबर है, तो याद रहेगा। ये लंबे समय से याद रखने को बता रहा हूँ, जब 20 कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं ना, तो हौज हो जाता है, याद नहीं जा पाता, ठीक है। तो सीबीसी का बताया था। और आगे क्या? कमिश्नर कौन थे? ये पटेल सर को याद कर लीजिए, भ्रष्टाचार रोकेंगे। सैमसंग इंडिया का Z सीरीज मोबाइल लॉन्च हो रहा है, आलिया भट्ट कैसे याद किए थे? Z और A, अल्फाबेट में क्या होता है? A से Z होता है, Z सीरीज अल्फाबेट, ठीक है। आलिया भट्ट। अमेज़न ने अलेक्सा, अमिताभ बच्चन। यूनिसेफ चिल्ड्रन के अगेंस्ट रहता है, ठीक है। आयुष्मान खुराना, आयु में यू आता है, आयुष्मान खुराना, आयु यू से यूनिसेफ रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते ही ठीक हो जाता है, ठीक। अब आगे लिखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर 4-5 की बता देता हूँ जल्दी। अब इसको करंट अफेयर को लिखोगे ना तो इंग्लिश वर्जन में लिखना है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। एकदम से इंग्लिश में लिखोगे तो याद करना मुश्किल हो जाता है। इसरो के अनुसार, इसरो के अकॉर्डिंग किसने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग, इसको ऐसे ही लिखना, रिमोट, इसरो के अनुसार किसने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग में सहयोग के लिए, सहयोग मतलब कोऑपरेशन में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, एक एग्रीमेंट पर साइन किया। डेटा शेयरिंग में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया, इसरो के अनुसार किसने किया? ब्रिक्स ने। आंसर लिखना ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स क्या है वो लिख लेना। अब ये स्टैटिक का पोर्शन आता है, कभी कभी पूछ जाता है ब्रिक्स में कौन से कंट्री शामिल नहीं है, तो ब्रिक्स का लिखना B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, S से साउथ अफ्रीका। अब ये ब्रिक्स कब फॉर्म हुआ था, कब इसकी स्थापना हुआ था? 2006, फाउंडेड इन 2006। अब यहीं पे इसरो का भी मेंशन आ गया, इसरो को भी अब ब्राजील, रशिया, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। कितने देश में? 5 देश हुए, 2006 में बना। अब यहीं पे इसरो का मेंशन हुआ, इसरो से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन कुछ ना कुछ पूछ सकता है, तो इसरो का फुल फॉर्म लिखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब कब बना ये? 1969 में, याद रखना, 1969 में, इम्पोर्टेंट है 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है निकल बताओ हेडक्वार्टर? बेंगलुरु, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। HQ हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय 69,
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बस इसको इंग्लिश में याद करना, बाकी इसका हिंदी ट्रांसलेशन बोलोगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी लिखो तो ठीक है। बाकी इसरो मतलब इसरो का फुल फॉर्म इंग्लिश में पूछेगा, ठीक है। इसमें ये आगे लिखे नेक्स्ट पॉइंट, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, कौन से स्टेट ऑब्लिक यूटी में पहला स्मॉग टावर, स्मॉग SMOG स्मॉग टावर का उद्घाटन करेगा, कौन सा राज्य करेगा या यूनियन टेरिटरी करेगा? तो लिखना न्यू दिल्ली। स्मॉग SMOG स्मॉग मतलब मालूम किसी को क्या चीज? कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी यूटी पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन करेगा, स्मॉग टावर का उद्घाटन करेगा। स्मॉग मतलब कोई पता है? सॉरी धुंध, ठीक है। शायद मेरे को आइडिया नहीं है स्मॉग फॉग वो सब। तो न्यू दिल्ली में देखना कितना पॉल्यूशन रहता है, ठीक है। तो याद रखना वहाँ से न्यू दिल्ली, स्मॉग टावर न्यू दिल्ली। पोल्यूशन की वजह से दिखता नहीं है, हाँ, और उससे बहुत ज़्यादा केमिकल भी तो ऐसे याद आ जाएगा न्यू दिल्ली। अगला प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG कौन है? तो NK सिंह। प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सर ये वो वीक क्या होगा देखिए, आर्थिक विकास संस्थान बोलते हैं इसको। नहीं इसमें फाइनेंस कमीशन का भी एनडीएस में NK सिंह पता नहीं वही पर्सन है कि दूसरा है, हो सकता है वही। अभी मनमोहन सिंह का जगह किया हिंदी बोलो, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को बोलते हैं आर्थिक विकास संस्थान IEG आर्थिक विकास संस्थान। और प्रेसिडेंट मतलब होता है अध्यक्ष। बाकी इसको प्रयास कीजिएगा कि इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि कभी कभार हिंदी में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देता, सीधा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ही दे दिया जाता है, ठीक है। उसको ग्रोथ को हिंदी में ऐसे लिख देगा ग्रोथ। तो आप समझिए कि आप हिंदी लिख सकते हो। बाकी NK सिंह ने पहले मनमोहन सिंह थे ना, मनमोहन सिंह के जगह थे NK सिंह। फिर नेक्स्ट लिखना सर क्या बोले ग्रोथ? NK सिंह, हाँ मनमोहन सिंह पहले थे, मनमोहन सिंह का जगह लिए। क्या हुआ? इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी सूचना एवं प्रसारण सचिव किसे नियुक्त किया गया, किसे अपॉइंट किया गया? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया? अपूर्व चंद्रा, नाम लिखिए अपूर्व चंद्रा। अब सूचना से याद रखना इंफॉर्मेशन, इसका नाम ऐसे रिलेट कर सकते हो। कोई भी सूचना आपको पूर्व में चाहिए रहता है कि दोनों बाद में, पहले चाहिए होगा ना कोई भी सूचना, तो पूर्व से याद रखना अपूर्व चंद्रा इसको अपॉइंट किया गया, ठीक है। इसके सेक्रेटरी सचिव अपूर्व चंद्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑपरेशन खुखरी जैसा खुखरी, ऑपरेशन खुखरी ये किताब का नाम है। ये बुक इज ऑथर्ड बाय संपादक, बुक के संपादक राइटर, हाँ ठीक है। ऑथर, ये बुक को किसने ऑथर किया? तो ऑथर भाई तो दो लोगों का नाम मिलता है, एक राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। ऑपरेशन खुखरी ये किताब का नाम है। राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। याद कर सकते हो आपसे राजपाल पुनिया। ऑपरेशन खुखरी। लास्ट में लिखिए वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? अभी भी 20 अगस्त को मनाया गया।
ये नहीं मानिए हम मनाएंगे, हर साल वही मनाएंगे। दिवस रहते हैं, एक ही पर्टिकुलर डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मच्छर के प्रति जागरूक करने के लिए, मच्छर काटे मत, बचाव उसके लिए। आज का क्लास यही समापन होता है 20 अगस्त को। कल इसको याद करिएगा, टाइम थोड़ा हो गया, इसको पूछ नहीं रहा हूँ, कल याद करिएगा। याद करके नहीं आएंगे तो नुकसान आपका है ना।